दोस्तों अभी अभी क्रिकेट का थोड़ा क्रेज कम हुआ है। वर्ल्ड कप कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ है। और आपको अगर मैं पूछूंगा कि इस भारत में सबसे महान खिलाड़ी कौन है पुराने काल में, तो आप कपिल देव, गावस्कर या जो उस समय के जो खिलाड़ी थे आप उनका नाम लोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला महान क्रिकेटर एक शेड्यूल कास्ट था? जी हाँ दोस्तों, वो एक बॉलर था और उसके फैन बाबा साहब भी थे। तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल लेके आया हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि शुरुआत से मैं उस बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों पिलगांवकर बालू बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो बेदाग सटीकता के साथ धनुष को दोनों तरफ से मोड़ सकते थे। शायद 20वीं सदी के शुरुआत के सबसे महान भारतीय क्रिकेटर थे। हालांकि एक खेल आइकॉन से अधिक बालू शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए एक नायक थे, जिन्होंने उन्हें दिखाया कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से वे दमनकारी जाति संरचना में गंभीर पैठ बना सकते हैं। बना सकते हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें पहला अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट प्रतीक समुदाय के लिए जैकी रॉबिन्सन जैसा व्यक्तित्व भी मानते हैं। एक अन्य शेड्यूल कास्ट आइकॉन और भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर के लिए बालू एक ऐसे भविष्य की संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां जातिगत भेदभाव सामाजिक आर्थिक प्रगति के रास्ते में नहीं आएगा। वह बाबा साहब के सबसे बड़े नायकों में से एक थे। हालांकि बाद में दोनों अलग अलग राजनीतिक मंचों पर आमने सामने हो गए। 1875 में धारवाड़ में चमड़े का काम करने वाले या चमार परिवार से 4 भाइयों में से सबसे बड़े के रूप में जन्मे बालू को अपने पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो 112वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। बड़े होकर बालू और उनके भाई शिवराम ने पुणे में तैनात अधिकारियों द्वारा छोड़े गए उपकरणों के साथ क्रिकेट खेला, मतलब छोड़ी गई बैट बॉल। कई लोगों के लिए सेना में शामिल होने से दमनकारी जाति पदानुक्रम से अस्थायी राहत और एक सभ्य आजीविका का मौका मिला। बहरहाल उस समय भारतीय क्रिकेट जाति और धर्म के आधार पर खेला जाता था, जिसका समापन बॉम्बे त्रिकोणीय टूर्नामेंट में हुआ, जहां हिंदू, पारसी और ब्रिटिश समुदाय की टीमें 3 दिवसीय मैचों में भिड़ती थी। 1912 में मुस्लिम समुदाय की एक टीम को टूर्नामेंट में खेलने के लिए आमंत्रित किया गया और इस तरह यह टूर्नामेंट बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर में बदल गया। इस पृष्ठभूमि में 1875 में धारवाड़ में पैदा हुए एक चमार भालू ने अपने खेल कौशल्य से ब्रिटिश पूना जिमखाना को हराने के लिए उत्सुक डेक्कन जिमखाना के ब्राह्मणों को उसे टीम में लेने के लिए मजबूर कर दिया था। कुछ साल बाद उन्हें पूना जिमखाना और फिर बॉम्बे हिंदू जिमखाना द्वारा भर्ती किया गया, जिन्होंने उनके भाइयों शिवराम, गणपत और विठल को भी भर्ती किया। यह एक शानदार पारिवारिक खेल इतिहास की शुरुआत थी, जो अपने चरम पर पहुंची जब 1923 में हिंदू पक्ष के कप्तान विठल को उच्च जाति के हिंदुओं के कंधों पर मैदान से बाहर ले जाया गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें चतुष्कोणीय टूर्नामेंट में जीत दिलाई थी। क्रिकेट इतिहासकार बोरिया मजुमदार लिखते हैं, हालांकि खेल में उनकी पहली नौकरी 3 रुपए के मासिक वेतन पर पुणे में पारसियों के लिए पिच का रखरखाव करने वाले ग्राउंड्समैन के रूप में थी। यह 1892 में था जब पूना क्लब ने 17 वर्षीय बालू को मासिक वेतन पर काम पर रखा था। 4 रुपए उनकी प्रतिभा के लिए नहीं, बल्कि जाल बिछाने, रोल करने और उस पिच को चिन्हित करने के लिए जहां अंग्रेज विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। हालांकि उनकी प्रतिभा अचूक थी और अंग्रेजों ने जल्द ही स्पिन गेंदबाज को नेट्स में अपने बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने का मौका दिया। जेजी ग्रिग, एक अंग्रेजी बल्लेबाज, कथित तौर पर नेट्स में बालू को हर बार आउट करने पर उसे 8 आने देता था। यहीं पर उन्होंने पहली बार स्पिन गेंदबाजी की अपनी कला को निखारा। दुर्भाग्य से अंग्रेजों द्वारा उन्हें बल्लेबाजी करने का अवसर न देने से बालू की निराशा बढ़ गई। यह कार्य कुलीन अंग्रेजों के लिए आरक्षित था। बहरहाल उनकी प्रतिभा की चर्चा जल्द ही फैलने लगी और अंततः समुदाय के हिंदू इस बात पर विचार करने लगे कि उन्हें
उन्हें अपने पक्ष में लेना चाहिए या नहीं। हालांकि वह एक शानदार प्रतिभाशाली गेंदबाज था, लेकिन हिंदुओं के बीच बहुत आशंका थी कि उन्हें उसका चयन करना चाहिए या नहीं। उसे खेलने देने के लिए उन्हें जाति प्रथा को तोड़ना होगा। आखिरकार बेहतर समझ की जीत हुई और एक बार चुने जाने के बाद भालू ने कमजोर क्रिकेट कौशल्य के मामले में हिंदू टीम को एक से अधिक अवसरों पर अंग्रेजों को हराने में मदद की। उनकी प्रतिभा के बारे में बात जल्द ही बॉम्बे में फैल गई और 1896 में बालू को तत्कालीन नव स्थापित परमानंद जीवन दास हिंदू जिमखाना के लिए खेलने के लिए चुना गया, जो बॉम्बे ट्रायंगुलर में प्रतिस्पर्धा करने वाली टीमों में से एक थी। उसी वर्ष पुणे में फैली प्लेग के कारण बालू भी अपने परिवार को बंबई ले आए। इसके अलावा बॉम्बे ने उनके लिए बेहतर क्रिकेट के अवसर प्रदान किए। मध्य भारतीय रेलवे के लिए काम करने से पहले वह बॉम्बे में सेना में भी भर्ती हुए, जिससे उन्हें उनकी कारपोरेट टीम और जिमखाना के लिए खेलने की अनुमति मिली। उनकी स्पष्ट क्रिकेट प्रतिभा के बावजूद जातिगत भेदभाव कभी दूर दूर तक नहीं था। मैच के अंतराल के दौरान बालू को पवेलियन परिसर से दूर और डिस्पोजेबल मिट्टी के बने एक अलग कप में चाय दी जाएगी। यदि वह अपना हाथ मुंह धोना चाहता है तो शेड्यूल कास्ट समुदाय के एक अलग परिचारक को उसे पानी पिलाना होगा। बालू अपने समुदाय के सदस्यों के लिए अलग प्लेट में और पूरी तरह से दूसरी मेज पर दोपहर का खाना खाते थे। हालांकि बाद के वर्षों में बालू को अपने जाति के हिंदू साथियों का सम्मान प्राप्त हुआ और 1906 में हिंदुओं और ब्रिटिशों के बीच बॉम्बे त्रिकोणीय फाइनल उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिंदुओं ने 242 रन बनाए और अंग्रेजों को 192 रन पर ऑल आउट कर दिया। दूसरी पारी में हिंदुओं को 160 रन पर आउट कर दिया, जिससे अंग्रेजों को 212 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में बालू के 5 विकेट की बदौलत अंग्रेज 102 रन पर ऑल आउट हो गए, जिससे हिंदुओं को अपने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ एक प्रसिद्ध जीत मिली। स्वतंत्र संग्राम पूरे जोरों पर होने के साथ यह एक ऐतिहासिक जीत थी, जिसका पूरे देश में जश्न मनाया गया। कुछ साल बाद ही भारतीय समाज सुधारक के अनुसार बॉम्बे हिंदू जिमखाना ने बालू के साथ इंटर डाइनिंग शुरू की और उनके शामिल होने से उनके भाई शिवराम को टीम में सहजता से जगह बनाने में मदद मिली। प्रकाशन में कहा गया है, इन चमार भाइयों के हिंदू जिमखाना में प्रवेश का इतिहास सभी के लिए श्रेय की बात है और इसने हजारों युवा हिंदुओं के दिमाग को उदार बनाने के लिए इस क्षेत्र में अन्य सभी प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक काम किया है। 1911 में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की बढ़ती मांग कई काउंटी और विश्वविद्यालय टीमों के खिलाफ 12 मैचों की श्रृंखला में समाप्त हो गई थी। श्रृंखला भारतीय टीम के लिए अपमानजनक रूप में समाप्त हुई, जिसने 12 में से 10 मैच हारे। लेकिन बालू की प्रतिभा चमक गई। उन्होंने प्रभावशाली 87 विकेट लिए और निचले क्रम के बल्लेबाजों के रूप में सम्मानजनक 376 रन बनाए। बालू न केवल स्वतंत्रता संग्राम में डूबे भारतीयों के लिए बल्कि शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए भी नायक बनकर भारत लौटे। वे न केवल अंग्रेजों के खिलाफ उनकी सफलता से खुश थे, बल्कि इस बात से भी खुश थे कि कैसे उन्होंने अपने ब्राह्मण साथियों को पछाड़ दिया था। एक विशेष समारोह में बाबा साहब अंबेडकर नाम के एक युवा कॉलेज व्याख्यात ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की और अपने नायक पलवलकर बालू के लिए स्वागत भाषण प्रस्तुत किया था। इतिहासकार धनंजय ने अपनी पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखा है, बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज में एक अल्पज्ञात व्याख्यात के रूप में अंबेडकर ने बालू को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किए और बॉम्बे नगर निगम में उनके उत्थान के लिए काम किया। बाबा साहब बालू को शेड्यूल कास्ट का नायक मानते थे। उन्होंने अपने और अपनी जाति के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का नाम दिया, लेकिन बाद के वर्षों में जाति व्यवस्था को खत्म करने के तरीकों को लेकर पुरुषों के बीच दरार पैदा हो गई। मैदान पर अपने कौशल्य के बावजूद बालू को अब बॉम्बे क्वाड्रिंगुलर में खेलने वाली हिंदू टीमों की कप्तानी के लिए कभी नहीं माना गया।
1910 से 1920 तक हर साल उन्हें कप्तान बनाने के लिए अभियान चलते रहे, लेकिन ये सभी प्रयास व्यर्थ रहे। दरअसल 1913 में तत्कालीन कप्तान एमडी पाई ने खुद स्वीकार किया था, कप्तानी का सम्मान मेरे दोस्त मिस्टर बालू को दिया जाना चाहिए था। 1920 में मामला तब तूल पकड़ गया जब चयनकर्ताओं ने बालू को टीम से बाहर कर दिया और उनके भाई विट्ठल, जो एक शानदार बल्लेबाज थे और एक अन्य क्रिकेटर दिग्गज विजय मर्चेंट के नायक थे, को एक उच्च जाति के खिलाड़ी डीवी के पक्ष में कप्तानी की भूमिका से वंचित कर दिया गया। देवधर इन घटनाओं से क्रोधित होकर तीनों भाइयों बालू, विट्ठल और शिवराम विरोध में टीम से हट गए। भाइयों ने एक पत्र में कहा, खेल में सामाजिक या शैक्षिक स्थिति का कोई स्थान नहीं है। जाति जैसे मामले क्रिकेट में निर्णायक कारक होने चाहिए, यह उससे कहीं अधिक है जिसके प्रति हम चुपचाप झुक सकते हैं। आखिरकार गतिरोध तब टूटा जब चयनकर्ताओं ने बालू को उपकप्तान बना दिया। एक लेख के अनुसार क्लब के रैंक और फाइल सदस्य बालू को बाहर करने के लिए चयनकर्ताओं पर नाराज थे और मैच के बाद एक बैठक में उन्होंने इतनी सख्ती से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि देवधर को हटा दिया गया और बालू को हिंदू जिमखाना के लिए फिर से खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। उपकप्तान के रूप में पारसियों के खिलाफ अगले मैच के दौरान देवधर के प्रतिस्थापन एमडी पई, एक ब्राह्मण भी, ने जानबूझकर लंबे समय के लिए मैदान छोड़ दिया, जिससे बालू को उनकी अनुपस्थिति में टीम का निर्देशन करने की अनुमति मिल गई। हालांकि यह भाइयों द्वारा बहिष्कार का अंत नहीं था। विट्ठल ने 3 साल बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रसिद्ध जीत के लिए हिंदू टीम की कप्तानी की। जैसा कि बोरिया मजुमदार के उपरोक्त उद्धरण में कहा गया है, हिंदू टीम के लिए एक दलित को कप्तान नियुक्त करने से दलित वर्गों के लिए आशा का द्वार खुल गया कि वे भी इस तरह की प्रगति का आनंद ले सकते हैं। यह लगभग वही समय था जब महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की घृणिता प्रथा के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था। हालांकि इस आंदोलन को 1932 में अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा, जब बालू एक प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा शेड्यूल कास्ट वर्गों के लिए जारी किए गए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर महात्मा गांधी के कट्टर आलोचक अंबेडकर के खिलाफ खड़े हो गए। जबकि बालू ने हिंदू समुदाय में व्यापक शेड्यूल कास्ट एकीकरण पर गांधी की लाइन अपनाई, बाबा साहब ने महसूस किया कि जीवन के इस तरीके में भेदभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। गांधी जी को लगा कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को तोड़ देगा और उन्होंने इसका विरोध किया, जबकि बाबा साहब ने इस कदम का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके समुदाय को घरेलू राजनीति में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। बाबा साहब अपने पद पर अड़े रहे, जबकि गांधी जी पुणे के येरवला जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। जब गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो बालू और तमिल नेता एमसी राजा ने बाबा साहब से अपना मन बदलने का अनुरोध किया और शुक्र है कि दोनों पक्ष पूना संधि नामक एक समझौते पर पहुंचे जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों पर सहमत हुआ। 1947 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चुनाव में बाबा साहब और बालू दोनों आमने सामने थे। उस समय तक बालू ने शेड्यूल कास्ट को हिंदू धर्म से बाहर करने के बाबा साहब के आह्वान को विरोध किया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार भारतीय क्रिकेट इतिहास पर अपनी मौलिक पुस्तक ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड में यह सरदार पटेल ही थे जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव के लिए बाबा साहब के खिलाफ बालू को खड़ा करने का फैसला किया था। विरोधी पक्षों से भिड़ने के बावजूद बालू बाबा साहब का मुकाबला करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे और उन्होंने कथित तौर पर जनवरी 1947 में एक भीड़ से कहा कि वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत है, बिना यह जाने कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बालू वह चुनाव 2000 से कुछ अधिक मतों से हार जाएंगे। क्रिकेटर से राजनेता बने इस क्रिकेटर ने आज़ादी के बाद भी अच्छा जीवन बिताया और जुलाई 1955 में बॉम्बे में उनका निधन हो गया। सांता क्रूज शमशान में उनके अंतिम संस्कार में संसद और प्रांतीय विधानसभा में शेड्यूल कास्ट वर्गों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह एक किंवदंती है जिसे हम सभी को याद रखना चाहिए। उन्होंने एक बेहतर भारत का मार्ग प्रशस्त करने में भूमिका निभाई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, आपको समझ में आ गया होगा कि इस भारत का सबसे पहला महान जो क्रिकेटर है वो शेड्यूल कास्ट
चमार जाति से आते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।